नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 की ई क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। बीए पार्ट 1 की ई क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। हम व्यवहारवाद का टॉपिक कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसका लास्ट टॉपिक करेंगे, व्यवहारवाद की उपलब्धियां, उपयोगिता एवं महत्व। व्यवहारवाद की विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई। ये हमने देखा, आलोचना जो है व्यवहारवाद की, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। परंतु कुछ ऐसे पक्ष भी हैं व्यवहारवाद के जिसकी वजह से राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इसकी उपयोगिता एवं महत्व को स्वीकारा जाता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित किया है। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नई भाषा, नई शैली, नई अवधारणाएं तथा नई पद्धतियां व तकनीक दी है। उसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर एवं गतिशीलता उत्पन्न की है। हमने बार बार देखा है कि वो एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, तकनीकों की बात करते हैं, डाटा कलेक्शन की बात करते हैं, क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं। तो इनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि इसको ज्ञान के लिए ज्ञान की बात की गई है और सिस्टमैटिक स्टडी की बात की गई है, व्यवस्थित अध्ययन की बात की गई है और शुद्ध विज्ञान के तरह इसको और अधिक वैज्ञानिक बनाने की बात की गई है। राजनीति विज्ञान पर व्यवहारवाद के प्रभाव को अथवा उसकी उपयोगिता व महत्व को निम्नलिखित रूप से प्रकट किया जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है नए राजनीति विज्ञान की स्थापना। व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियों को प्रकट करके उनके स्थान पर एक नए राजनीति विज्ञान की स्थापना की है। व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान का पूर्ण कायाकल्प किया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य प्रधान, आदर्शवादी तथा व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन को मानता था। वहीं पर व्यवहारवाद जो है उसने आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी तथा वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश की है। दूसरा पॉइंट, राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकरण करने का प्रयत्न। तो मेन उद्देश्य जो है, हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान भी किया, हमने व्यवहारवाद भी किया। तो हम बार बार देख रहे हैं इसके अंदर कि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक हैं वो उनका प्रयास है कि राजनीति विज्ञान को कैसे शुद्ध विज्ञान की तरह और ज़्यादा वैज्ञानिक बनाया जा सके, एक व्यवस्थित अध्ययन बनाया जा सके, सिस्टमैटिक स्टडी जो है इसमें की जा सके, जिससे कि ये और अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सके। तो जो समर्थक थे आधुनिक राजनीति विज्ञान के, व्यवहारवाद के, उनका निरंतर प्रयास रहा था कि इसमें शोध किए जाएं और सिद्धांत निर्माण किया जाए। और सिद्धांत निर्माण और शोध जो हैं वो जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको उनके समाधान में मददगार हों। तो उसके लिए जैसे सोशल साइंसेस हैं, कुछ इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, उनमें कुछ तकनीकी हैं एक्सपेरिमेंट्स की। तो उन तकनीकों को हम अपने राजनीति विज्ञान के अंदर अडॉप्ट करें और हमारे जो विषय के अंदर कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं जो उनके काम आ सके तो वो उनको अडॉप्ट करें। इसको हम अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन कहते हैं। और अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के आधार पर आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक और व्यवहारवाद के समर्थक जो हैं वो राजनीति विज्ञान को और ज़्यादा वैज्ञानिक बनाने का
प्रयास कर रहे थे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए सर्वेक्षण प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, साक्षात्कार प्रणाली, सांख्यिकीय प्रणाली आदि को अपनाया है। और इन सबको अपनाने से वो समझते हैं कि शोध जो है वो होगा और उसके बाद उसका सिद्धांत निर्माण होगा और सिद्धांत निर्माण के द्वारा समाज को किसी न किसी तरह से समस्याओं को समाधान करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तीसरा पॉइंट है अध्ययन वस्तु में परिवर्तन किया है। व्यवहारवाद से पहले राजनीति विज्ञान में अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थाएं थी और व्यवहारवाद में क्या है, मानव है। जो विषय वस्तु है मानव है, मानव के विभिन्न पक्ष हैं। जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंदर हम देखते थे कि राज्य का अध्ययन किया जाता था, स्टेट है, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो इंस्टीट्यूशनल स्टडी की जाती थी, संस्थागत अध्ययन होता था। पर यहाँ पे विषय वस्तु व्यवहारवाद ने और आधुनिक राजनीति विज्ञान ने बदल दी है। उनका कहना है कि राजनीति के साथ साथ गैर राजनीतिक तत्व जो हैं उनको भी अध्ययन उनका भी किया जाना चाहिए और वो मानव के विभिन्न पक्ष जो हैं उसके अध्ययन पर जोर देते हैं। वे मानव के राजनीतिक व्यवहार को अपनी अध्ययन इकाई मानते हैं। चौथा पॉइंट है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना। परंपरागत राजनीति विज्ञान को अगर हम देखें तो उसमें राजनीति विज्ञान की एक स्वतंत्र आइडेंटिटी थी, पहचान थी और वो खूब मंडूक होके खुद ही रिसर्च करते थे, खुद ही उसके अंदर सही है गलत है तो खूब मंडूक वाली स्थिति थी। पर व्यवहारवाद या आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो उसको विश्व में, जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, आदमी जो है, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और वो अकेले नहीं रह सकता। अगर वो अकेले रह सकता है तो वो या तो भगवान है या फिर वो जानवर है या जंगली वो जानवर है। तो अगर समाज में रहने के लिए उसको दूसरों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से व्यवहारवादी या आधुनिक राजनीति विज्ञानी जो हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है स्वयं स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं कर सकता। अगर उसको विकास करना है तो उसको गतिशील रहना है तो उसको दूसरे जो सामाजिक विज्ञान हैं उनकी मदद लेनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए और इसको हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। एक अनुशासन को दूसरे अनुशासन की पद्धतियों, उपलब्धियों आदि को अपनाना चाहिए। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर आधुनिक राजनीति विज्ञान और व्यवहारवाद ने बहुत अधिक जोर दिया। लास्ट पॉइंट है वैकल्पिक धारणाएं प्रस्तुत की हैं। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को अनेक वैकल्पिक धारणाएं प्रदान की हैं जिनका राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए विभिन्न व्यवहारवादी विद्वानों ने राजनीतिक अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए अग्रलिखित अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए कुछ धारणाएं प्रस्तुत की हैं, जैसे शक्ति, समूह, व्यवस्था, इच्छा शक्ति, मतदान व्यवहार, खेल सिद्धांत आदि की धारणा। अब इसके उपरांत ये हो गया हमारा व्यवहारवाद की उपलब्धियाँ और उसका महत्व। इसके उपरांत हम थोड़ा सा व्यवहारवाद का मूल्यांकन देखेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा कि व्यवहारवाद का सही मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तथ्य को प्रकट किया जा सकता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवादी आंदोलन एवं उपागम की वास्तविक शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत हुई, किंतु 1960 के बाद उसकी आलोचना स्वयं व्यवहारवादियों द्वारा की जाने लगी।
व्यवहारवाद के अनेक ऐसे पक्ष भी हैं जिनके कारण उसकी उपयोगिता एवं महत्व को स्वीकारा जाता है। इसने आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसने राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी अध्ययन के प्रसंग में मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को महत्व को भी प्रकट किया है। राजनीति विज्ञान को आनुभविक विज्ञान बनाने की कोशिश की है तथा राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का भी प्रतिपादन किया है। व्यवहारवाद के मूल्यांकन के संदर्भ में व्यवहारवादी विद्वानों की राजनीति विज्ञान के प्रति निष्ठा तथा उनकी आत्म सुधार की प्रवृत्ति की भी प्रशंसा की जा सकती है। पूरे वैचारिक उत्साह के साथ राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मात्र तथ्यात्मक बनाने की कोशिश की और पूर्ण मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया, किंतु जैसे ही ये अनुभव किया गया कि राजनीति विज्ञान में न तो पूर्ण मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पूरी तरह से संभव है और न ही ऐसा अध्ययन मानव समाज के हित में है, तो वैसे ही अपने विचारों को संशोधित करने में संकोच नहीं किया और उससे उद्भव हुआ है उत्तर व्यवहारवाद का। पुराने व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में मूल्यों को स्थान देकर मूल व्यवहारवाद का अंत कर दिया, किंतु वास्तव में उन्होंने इस प्रकार व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की, जिसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तथ्यों एवं मूल्यों दोनों के महत्व को स्वीकारा है। आज व्यवहारवाद का पतन हो चुका, किंतु यह कहना उचित होगा कि इसने राजनीति विज्ञान के आधुनिकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह की है। व्यवहारवाद के अभाव में राजनीति विज्ञान के आधुनिक रूप का विकास संभव नहीं था। उत्तर व्यवहारवाद को जन्म देने का श्रेय व्यवहारवादियों को ही जाता है और पुराने व्यवहारवादियों को ही उत्तर व्यवहारवादियों के रूप में जाना जाता है। जैसा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये एक साइकिल है। अगर हम राजनीति विज्ञान के विकास को देखें तो ये एक साइकिल है। पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान, उसके अंदर मूल्य सापेक्षता की बात की गई है और यथार्थवाद की बात की गई है, कल्पनात्मक आदर्शात्मक क्या होना चाहिए की बात करते हैं वो। फिर आता है आधुनिक राजनीति विज्ञान, वो इंस्टीट्यूशनल स्टडी की बजाय मानव के व्यवहार की स्टडी करते हैं और वो मूल्य निरपेक्षता की बात करते हैं। तो व्यवहारवाद के जो आलोचक हैं उनका कहना है कि अगर हमारा अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होगा तो मूल्य जो हैं वो हमारे समाज की नींव हैं। अगर हम मूल्यों को नकार देंगे तो हमारा समाज का भविष्य जो है वो अंधकार में होगा। तो इसलिए मूल्यों को स्थान देना बहुत आवश्यक है। और फिर आ जाता है उत्तर व्यवहारवाद। और अगर आप उत्तर व्यवहारवाद को और आप परंपरागत राजनीति विज्ञान को दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दिखाई देंगी, समानताएं दिखाई देंगी। आज की क्लास में इतना ही और अब हमारा व्यवहारवाद का टॉपिक जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।